धन्यवाद सफल संचालन के लिए। भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह जी कहते हैं ना, दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके हमें बोलना है, भारत माता की। मेरे साथ मंच पर श्री सुनील देवधर जी, जिन्हें जो आज जैसे मुझे बताया गया कि 17 साल हो गए हैं माई होम इंडिया इस संस्था को। मेरे ख्याल से 14-15 साल से तो मैंने भी कार्य देखा है सुनील जी का, माई होम इंडिया का, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कंपनी में 4 साल डायरेक्टर के रूप में गवर्नमेंट नॉमिनी भी था, और लगभग वहाँ पे 11 प्रोजेक्ट हैं हमारे वहाँ पे हाइड्रो पावर्स, और सभी प्रदेशों में, अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, और मैं सब जगह विस्तृत रूप से घूमा हूँ, देखा हूँ। मैंने देखा है माई होम का किस तरह से सुनील जी ने नॉर्थ ईस्ट में, और केवल नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं, यहाँ पे भी दिल्ली और अलग अलग शहरों में, भारत के अन्य पार्ट में भी, जैसे कि ब्रोशर में भी लिखा हुआ और आप सब जुड़े हुए हैं, किस तरह से एक जो प्रधानमंत्री का जो पहले विजन था कि लुक ईस्ट नहीं एक्ट ईस्ट, और उसका जो इंटीग्रेशन जिस तरह से होना चाहिए राष्ट्रीय मुख्य धारा में, उस सारे काम को, सपने को, प्रधानमंत्री को साकार करने के लिए माई होम इंडिया इतने वर्षों से काम कर रहा है। तो मैं सुनील जी और उनकी टीम का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथियों, मेरे पहले दोनों पूरे वक्ताओं ने बजट के अलग अलग प्रावधान को आनंद जी और बलदेव जी ने रखा। यहाँ पे कई प्रोफेशनल लोग हैं, कई जगहों पे आपने भी सुना होगा, और कार्य बजट के ऊपर सब लोगों ने, काफी दिन हो गए, 1 तारीख से अब आज लगभग 20-25 दिन हो गए, आपने सुना होगा। तो मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, क्योंकि आज अपने सावरकर जी की भी पुण्यतिथि है, उसको भी हमने कार्यक्रम यहाँ पे किया, उनको भी श्रद्धांजलि अपनी अर्पित की। यहाँ पे सवेरे से आप लोग, कुछ लोग होंगे, कुछ शाम के सेशन में भी आए होंगे, और हम लोग उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं जो आप सब चाहते हैं ना कि विश्व गुरु भारत बने। सभी चाहते हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं है जो नहीं चाहता हो कि भारत विश्व गुरु बने। सब चाहते हैं विश्व गुरु बनना, और आज हम विश्व में भारत को की तरफ, विश्व के सारे प्लेटफॉर्म्स को, चाहे G20 को देख लें, चाहे यूनाइटेड नेशंस को देख लें, या क्वेड इनिशिएटिव्स को देख लें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को देख लें, कितने ही SCO समिट हो रहे हैं, इन सबको अगर हम देखें, और जैसे अभी इन्होंने बताया पूर्व के वक्ताओं ने कि इन्वेस्टर्स किस तरह से लाइन अप कर रहे हैं भारत में इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वो भारत को आने वाले समय में महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखते हैं। ग्लोबल डिप्लोमेसी, ग्लोबल डिसीजंस, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट उस जगह पे जाता है जो आर्थिक रूप से महाशक्ति के तरफ उस रास्ते पे चल गया, और जिसपे ऊपर विश्व को विश्वास है कि आने वाले समय में महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा होगा। और यही एक रास्ता है जिसको प्रधानमंत्री जी भी कई बार कहते हैं कि भारत अगर आर्थिक महाशक्ति बनेगा, तभी जिस सपने को हम लेके 100 साल से ऊपर से चले हुए भारत विश्व गुरु के स्थान में पहुंच सकता है। तो यह बात बिल्कुल हमें समझना चाहिए। और जो इस बार का बजट है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि वो अमृत काल या विश्व गुरु का आने वाला जो समय है, उसमें इसका अमृत काल का फाउंडेशन रखने वाला यह बजट है। इसी दृष्टि से हमें देखना चाहिए, और मैं इसी इकोसिस्टम और इसी फाउंडेशन को आपके सामने रखूंगा। हम रामकृष्ण परमहंस का हमने नाम सुना होगा, उनकी जीवन की एक घटना बताता हूं मैं कहना था। उन्होंने कहा कि ज्ञान के 3 स्तर होते हैं। एक, उन्होंने कहा कि दूध के बारे में उनको एग्जाम्पल देके उन्होंने कहा, दूध को लोग जानते हैं, एक व्यक्ति ज्ञान के स्तर में जानता है कि दूध सफेद होता है, तरल होता है, वो गाय उसको देती है, हम लोग उसको पीते हैं, यह एक ज्ञान का स्तर है।
दूसरा स्तर है ज्ञान का, जिसने उस दूध के गुणों के बारे में पढ़ा है, लिखा है, उसको पता है कि ज्ञान पीने या दूध पीने से शक्ति आती है, उसमें बुद्धि बढ़ती है, इस तरह के उसके गुणों के बारे में उसको पता है। और तीसरा उन्होंने कहा जो स्तर है भारतीय संस्कृति में, उसके ऊपर महत्वपूर्ण स्थान उसको देते हैं, वो ज्ञान का स्तर है। जिसने दूध को पिया है उससे उसने शक्ति अर्जित की और उसने उसका लाभ उठाया है। तो यह जो तीसरा स्तर है, जब हम इस स्तर पे जब पहुंचते हैं तो तब किसी चीज को हम आत्मसात करके उसको अपने साथ जीवन में उसका लाभ उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री का विजन है, जो ये आज कार्यक्रम का भी लक्ष्य है, वह भी यह है कि यहाँ पे आज युवा बहुत लोग हैं। पहले भी कार्यक्रम में मैं आया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इतना विशाल कार्यक्रम आपने किया है। नड्डा साहब जी का भी ये निवेदन था, आदरणीय संतोष जी का भी था कि हम लोग इस बजट को, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि सब जगह सब लोगों तक ले जाएं ताकि उसको समझें। बजट की एक्सरसाइज मात्र 2 दिन की ना रह जाए कि पार्लियामेंट में बजट भाषण हुआ, कुछ चर्चा हुई, कुछ लोगों ने भाषण दिया, पिंक पेपर से किसी ने कुछ उसके प्रावधानों को हेडलाइंस के रूप में छाप दिया और फिर सब देश भूल जाए, तो वह बात नहीं है। जब तक हम इसको आत्मसात करके इसके लाभ को उसका लाभ उठा नहीं पाएंगे, तब तक हम इस बजट का सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो विषय आज मुझे आयोजकों ने दिया है कि कल्चरल इकोनॉमी ग्रोथ प्रोपेलर फॉर इंडिया, यह जो महत्वपूर्ण पार्ट इस बजट का, उस पर टच करूंगा, क्योंकि टेक्निकल बातें आपने भी की है, आप लोग भी सुनते हैं, बहुत बड़े प्रोविजंस, एज ए प्रोफेशनल इकोनॉमिक्स को भी मैं समझता हूं, तो उन प्रोविजंस को भी डिटेल में जा सकता हूं, लेकिन बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। एक ब्रॉड पिक्चर और कैसे हम इस बजट से अपने आप को, जीवन को जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि उस बात को हमें समझना चाहिए। और यह जो बात है, जैसे अपने आदरणीय सुनील जी ने जिस तरह शुरू में बताया कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। उसके बाद भी 2008 के बाद अर्थव्यवस्था में ग्लोबल लेवल पे बहुत डिसरप्शंस हुए थे। उसके बाद कुछ प्रोविजंस किए, कई देशों ने कई तरीके कार्य किए, और लेकिन हमारी भारत की अर्थव्यवस्था भी 2008 के बाद, जब 2014 में हमारी सरकार आई आदरणीय मोदी जी की, तो तब तक हमारी इकोनॉमी उस शॉक से उभर के नहीं आ पाई थी। ग्लोबल लेवल पे भी इतनी सारी बातें थी। उससे बड़ी क्राइसिस ये हमारी कोविड के रूप में, पेंडेमिक के रूप में भारत में और विश्व ने देखी। और 1918 में जब स्पेनिश फ्लाई वाली जो क्राइसिस आई थी, 100 साल बाद इतनी बड़ी क्राइसिस आई थी। उस क्राइसिस से उभरने के लिए जो प्रावधान, जिसका आदरणीय सुनील जी ने कुछ शब्दों में आपके सामने रखा, वह महत्वपूर्ण था कि उस क्राइसिस के बाद, उस क्राइसिस से निकलने के लिए वैश्विक स्तर पे जिस तरह के प्रयास सरकारों ने किए और भारत ने किए, उसमें जो डिफरेंस है, जब हमें यह समझ आएगा तो पता चलेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त कितने मजबूत फाउंडेशन पे खड़ी हुई है। विश्व में 2-3 अर्थव्यवस्थाएं बहुत मजबूत हैं। यूएस की अर्थव्यवस्था जो ग्रोथ को प्रोपेल करती है, यूरोप की अर्थव्यवस्था है, चाइना की अर्थव्यवस्था है। इन तीनों ने पेंडेमिक के बाद डिसरप्शन भारत में भी हुए और भी जगहों पे हुए, लेकिन इन तीनों प्रमुख क्षेत्रों ने जिस तरह के प्रावधान अपनी अर्थव्यवस्था को इस कोविड के बाद सुचारू रूप से पुनः चालू करने के लिए जो प्रावधान किए, या उस समय कोविड को फाइट आउट करने के लिए जो प्रावधान किए, उसमें और भारत में एक मार्क्ड डिफरेंस था। वह बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था को कैसे हम आगे लेके गए। सबसे बड़ी बात है, उस वक्त सब लोग वर्ल्ड बैंक में प्रधानमंत्री जी को सबको कह रहे थे कि क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस हो गई है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई है, लॉकडाउन हो गया है, तो लोगों को आप हेलीकॉप्टर मनी के द्वारा लिक्विडिटी, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी क्रिएट करके इन्फ्यूज कर दीजिए लिक्विडिटी, और उसको इन्फ्यूज करके चाहे उसको नोट प्रिंट करके करिए, चाहे किसी भी तरह से करिए, उसको अगर इन्फ्यूज करेंगे तो इकोनॉमी में रिवाइवल होगा। और अमेरिका, यूरोप ने उसी तरह से उस प्रावधानों को अपनाया, और जब लिक्विडिटी इन्फ्यूज की तो उससे एक तरीके से महंगाई जो है वो बहुत बढ़ गई
उन देशों में। और आज अमेरिका में विश्व में 40 साल, उसके 40 साल बाद उतना बड़ा इन्फ्लेशन अमेरिका को फेस करना पड़ा। उसकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा डिसरप्शन इन्फ्लेशन के कारण आया। एक तो उसके कारण इन्फ्लेशन आया, यूरोप में एनर्जी क्राइसिस, यूक्रेन वॉर वगैरह के कारण भी क्राइसिस आया, एनर्जी क्राइसिस आया, और लिक्विडिटी उन्होंने बहुत तेजी से इन्फ्यूज की। जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देशों ने, वहां भी हाई इन्फ्लेशन इस वक्त वो देख रहे हैं, बहुत हाई इन्फ्लेशन देख रहे हैं। और ये तो विश्व के डेवलप्ड नेशंस हैं। हमने देखा श्रीलंका और ये जो पाकिस्तान, ऐसे जो देश है, यहाँ पे तो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा आ गया कि वह उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। तो जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने का जो प्रावधान सरकारों ने किया वह पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद तीसरा, क्योंकि 3 पैरामीटर्स होते हैं जो अर्थव्यवस्था को चलाते हैं आज के समय में, इन्फ्लेशन, रिसेशन और फिस्कल डेफिसिट। इन तीनों को सरकारों को बैलेंस करना पड़ता है। इन तीनों मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को अगर बैलेंस करके सरकार नहीं चलेगी तो अर्थव्यवस्था को इच्छा से तो कभी नहीं होता, काम करने से होता, हम सबको करना पड़ता है, जैसा अभी बलदेव जी ने बताया। तो जब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया तो लोगों ने, सेंट्रल बैंक वगैरह, ग्लोबल बैंक और ग्लोबल इकोनॉमिस्ट ने रिकमेंड किया कि आप लिक्विडिटी को सक कर लीजिए, यानी वापस जो भी लिक्विडिटी आपने क्रिएट की इकोनॉमी में, तो उन्होंने इकोनॉमी को में से लिक्विडिटी को वापस सक करने का कोशिश किया, प्रावधान किया सेंट्रल बैंक ने। तो उससे मंदी की मार पे वो फंस गए, रिसेशन उसको सामने आ गया। और शुरू में जो इन्फ्लेशन के कारण ओवर लिक्विडिटी की, तो उसमें फिस्कल डेफिसिट यानी बजटरी घाटा उनके यहाँ बहुत बढ़ गया। तो ये तीनों पैरामीटर्स के कारण इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन, उसको रिवर्स करने के लिए रिसेशन, और रिसेशन और हाई इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए जो फिस्कल डेफिसिट का प्रावधान किया उन लोगों ने, तो उससे उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई और अभी भी पूरी तरह से डगमगा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था, और ये हम ही नहीं कह रहे, प्रधानमंत्री जी नहीं कह रहे, सुनील जी नहीं कह रहे, सब यहाँ भारत के ही लोग नहीं कह रहे, विश्व के लोग मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो आउटलायर है ग्लोबल रिसेशन, उसमें से रिसेशन को हमने इस बार के इकोनॉमिक सर्वे को अगर हम पढ़े डिटेल में, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से यह बताया है कि भारत में रिसेशन को, कोविड की मार को, हमने रिस्क जो था रिसेशन का उसको ओवरकम कर लिया है, और हम विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था तो बने ही हुए हैं। हम 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो हो ही गए हैं, लेकिन आने वाले समय में 3री विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हमारी लगभग $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था अभी है, जो कि जर्मनी की $3.7 ट्रिलियन की है, और जापान की $4.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और अभी इस आने वाले 1 दशक में हम विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, क्योंकि हमने पोस्ट कोविड जैसी बड़ी क्राइसिस में इन्फ्लेशन, ये जो लिक्विडिटी को मैच करना, यानी आत्मनिर्भर भारत पैकेज को अगर हम देखें, क्योंकि बजट को आइसोलेशन में हम नहीं दे सकते, 360 डिग्रीज हमने एनालिसिस करना है। बजट तो एक स्टेटमेंट है जिसका 1 साल का उसका एक तरीके से रोड मैप होता है, लेकिन पूरा 25 साल का जो ग्लोबल इकोनॉमी में हम अपने इस देश को ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए, उस चीज को समझने के लिए, उस कोविड के टाइम पे जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत पैकेज को सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने किया, उससे पूरे ग्लोबल प्रेशर को झेलते हुए लिक्विडिटी को एक तरीके से प्रिंटिंग ऑफ नोट्स और उस तरह से नहीं किया, स्टैगर्ड रूप में, जिसमें कहते हैं कि एक साथ लिक्विडिटी को इन्फ्यूज नहीं किया। PLI, ऐसे अनेक आत्मनिर्भर पैकेज जो 30 लाख करोड़ का पैकेज किया, उसको सेक्टोरल उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, सेक्टोरल ग्रोथ के लिए इम्प्लीमेंट किया, और एक 2-3 साल के अंतराल के अंदर किया, और प्योरली लिक्विडिटी इन्फ्यूज नहीं की। तो हम आज इन्फ्लेशन के चक्रव्यूह में नहीं फंसे हैं। RBI जो मेनली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है, उसने कह दिया है कि उसका टारगेट है कि 6% का हमने इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है RBI ने, अपर लिमिट को
पीछे 5.7% का इन्फ्लेशन रेट था और उसने कहा कि हम इसको इन्फ्लेशन को अपने कंट्रोल में रखेंगे। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, रिसेशन को हम उसकी मार को से बाहर निकले हुए हैं क्योंकि हमने पीएलआई जैसी स्कीम्स वगैरह को, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको क्रेडिट अवेलेबिलिटी, एमएसएमई सेक्टर्स, इन सबको किया। वैक्सीनेशन में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, चिप मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे अनेक 14 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके प्रधानमंत्री जी ने 4 लाख करोड़ का इंसेंटिव स्कीम्स उसको किया, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट हम देखते हैं। तो रिसेशन से भी हम अब बाहर निकले हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले भी बहुत खर्च किया है, जिससे रोड्स, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ये कनेक्टिविटी, फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे कॉरिडोर आदि बनाए, जिससे डिमांड भी इंडस्ट्री में डेवलप होती है, इकोनॉमी में, और साथ में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम लेके चलते हैं। फिस्कल डेफिसिट जो तीसरा बड़ा पैरामीटर है, वह भी एक टाइम में, कोविड के टाइम में टेम्पररी 9% का फिस्कल डेफिसिट हो गया था, जिसको सरकार ने पिछले इस बार के लिए टारगेट रखा 6.4% का जीडीपी का, उसको भी हमने अचीव कर लिया और आने वाले समय में 5.9% का जीडीपी फिस्कल डेफिसिट का इस साल टारगेट रखा है इस बजट में, और अगले साल में 4.5 है। तो ये तीनों मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स अच्छे स्थिति में हैं। उन अच्छी स्थिति को अंडरलाइन करके उस फाउंडेशन के ऊपर इस बजट को प्रधानमंत्री जी ने पेश किया है, वित्त मंत्री जी ने उसको रखा है हम सबके सामने, और इसमें बहुत सारे जो प्रावधान है जिसको कि जिससे अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। प्रधानमंत्री जी ने एक और भी बात बहुत महत्वपूर्ण इस बजट में कही है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है तो हमें अपने ऐसे जो पोटेंशियल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है जिसमें हम ग्लोबल लीडरशिप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। एक तो ग्लोबल लीडरशिप को हमें स्टैब्लिश करना, ये तो आवश्यकता है ही कि ग्लोबल लीडरशिप उन सेक्टर्स में जिसमें हम हमारी कैपेसिटी या पोटेंशियल ज्यादा है उनको आइडेंटिफाई करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और चीज मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं। ग्लोबल इकोनॉमिस्ट इस बात को कहते हैं कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है जो सब लोगों को सामने जाना चाहिए। वो कहते हैं कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में बहुत तेजी से आता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है। कई बार आपने सुना होगा, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, और यह कोई आज की नहीं है, कि मेजर चंक नेटवर्क जो हमारी देश का अर्थव्यवस्था का कहीं भी होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड वेल्थ के रूप में प्रॉब्लम्स होती है। तो के शेप्ड रिकवरी जिसको कहते हैं कि गरीब जो व्यक्ति है वह तो गरीबी उसको निकल नहीं पाता, और जो अमीर की स्थिति में है वह उसके ग्रोथ का पोटेंशियली बेनिफिट ले सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द पॉपुलेशन जिसको कहते हैं, पुअर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन है, उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तो जैसे 51 स्कीम्स के बारे में बात की, यहाँ पे काफी आपने चर्चाएं सुनी होंगी, जिसमें आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री आवास योजना है और कई तरह की योजना है, लगभग जिस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ऐसी बहुत सारी योजना है, स्वच्छ भारत अभियान है, अब हर घर जल का योजना है। तो ये मैसिव इनका इनपुट लेके के शेप रिकवरी में जो लोअर स्टेट ऑफ द पॉपुलेशन है उसको डायरेक्ट फंड ट्रांसफर बेनिफिट के अनुसार सरकार ने काम किया, और अपर सेक्शंस है उसको इंसेंटिवाइज किया है कि वो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब चीजों में बढ़ते हुए अपने लिए भी वेल्थ क्रिएट करे और भारत देश के लिए भी वेल्थ क्रिएट करे। भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि मैं आर्थिक विषय भी देखता हूं, मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहता हूं कि हम लोग राइट टू सेंटर की इकोनॉमी में बिलीव करते हैं, और हम बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह को भी यह जो है देश में अर्थव्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसको मान के चलते दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द इकोनॉमिक नेशनल बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड दे आर पार्ट ऑफ अवर नेशनल स्ट्रेंथ। तो उन लोगों को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, उन लोगों को भी उतना ही
कैटलिस्ट अप्रोच होना चाहिए, उनको भी इतना सपोर्ट मिलना चाहिए। तो लोअर स्टेटा के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के रूप में सरकार ने काम किया। अपर जो ग्रोथ में उसको फायदा हो सकता है उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स वगैरह लेके आए, तो उस चीज को भी चैनलाइज करके सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। एक और बात मैं आपके सामने अंडरलाइन करके रखना चाहता हूँ, 9 वर्ष में अगर आप देखें प्रधानमंत्री जी का, तो मैं कई बार कहता हूं कि मोदी नॉमिक्स जो उन्होंने एक फैक्टर लिया है, उन्होंने अभी पीछे यह जो अभी इसमें ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट हुआ था, उसमें ये 2 बातें कही है, वो मैं अंडरलाइन करके यहाँ कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इस देश में समस्याओं की ऐसी बात नहीं है कि समस्या 9 साल में हमने पता की और समस्याओं का समाधान क्या किया, लेकिन समस्याएं शुरू से कई समस्याएं पता थी। उन्होंने कहा कि नेहरू जी जो प्रथम प्रधानमंत्री जी थे, उनकी एक बात उद्धृत की थी कि उन्होंने अपने एक भाषण में एक जगह लिखा था कि अगर टॉयलेट की फैसिलिटी हर व्यक्ति को इस देश में मिल जाएगी तो मैं मानूंगा कि भारत विकसित देश हो गया है। यानी 1962 में नहीं है, उस समय भी समस्या पता थी, लेकिन सॉल्यूशन पे काम जिस तरह करना चाहिए उस तरह नहीं हुआ। जैसे आपने कहा गरीबी हटाओ का नारा तो लगता रहा 1975 कब से 70 से लगाते, लेकिन गरीबी उन्मूलन का काम नहीं किया। तो प्रधानमंत्री ने ऐसी ऐसी समस्याओं का आइडेंटिफिकेशन किया, उसके सॉल्यूशन के ऊपर काम किया, और उसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूं, 4 बातें हैं जो महत्वपूर्ण सॉल्यूशन के रूप में प्रधानमंत्री जी करते हैं। वह है आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। यह बहुत महत्वपूर्ण, किसी भी समस्या का आप उसको गहनतर तरीके से अध्ययन करिए, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम और फाइंड ए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू इट। जैसे जनधन अकाउंट खोले, जब 45 करोड़ से ऊपर जनधन अकाउंट खोले, से 48 करोड़ मुद्रा लोन दिए, तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और जनधन उसको कहा कि आम आदमी को। दूसरा उन्होंने उसमें एग्जाम्पल दिया था कि एक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपया अगर सरकारी योजनाओं में खर्च होता है तो मात्र 15 पैसे जनता तक पहुंचते हैं, तो 85 पैसे कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता, किसकी जेब में जाते हैं पता नहीं चलता। तो पिछले 9 साल में हमारी सरकार ने 28 लाख करोड़ की जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया और इस पैसे को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगर पिछली कैलकुलेशंस में जाते, पिछले प्रधानमंत्री के शब्दों को लेके उसकी बातों को हम उनके कार्य को जाते, तो मात्र 4 लाख करोड़ जनता के खाते में पहुंचता। लेकिन पिछले 9 साल में 28 लाख करोड़ का जो जन कल्याणकारी योजना है, बिल्कुल 100% टारगेटेड व्यक्ति के बैंक के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पहुंचाने में सफल है। इतना बड़ा बदलाव है। तो उसमें उन्होंने दूसरी बात जो मैं अंडरलाइन करता हूं मोदी जी के उसमें, वह है कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन उस समस्या का आइडेंटिफाई करिए। शौचालय बनाना है, आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री आवास योजना। मैं तो गांव में घूमता हूं, जिस तरह से गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में झोपड़ियां बदल के मकानों में अच्छे अच्छे मकान बन गए। और अभी आदरणीय नड्डा जी वहां पे गए थे, त्रिपुरा का इलेक्शन में गए थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में कोर कमेटी की बैठक की, इतना बढ़िया उस आवास बन के खड़ा हुआ है। तो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करके तीसरी उनने महत्वपूर्ण बात की कि स्टेक होल्डर्स को जोड़ दीजिए। सरकार एक स्टेक होल्डर है, इंटरमीडिएटरीज होते हैं वो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, बेनिफिशियरी उसके स्टेक होल्डर्स हैं। ऐसे उस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन से उन स्टेक होल्डर्स को जोड़ दीजिए। तो जो जनधन अकाउंट खोला, जनधन अकाउंट में सरकारी योजनाओं को एक के बाद एक के बाद एक के बाद उस जनधन अकाउंट के साथ उन योजनाओं को जोड़ा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में एक क्लिक ऑफ बटन से लाखों करोड़ों रुपए उसके अकाउंट में सीधे चले गए। तो जो ये जो टेक्नोलॉजी स्टेक होल्डर, बैंकों को जोड़ा, सरकारी योजनाओं को जोड़ा, जो उसके बेनिफिशियरीज है उनको जोड़ा और टेक्निकल सॉल्यूशंस के रूप में उसको इंप्लीमेंट किया। तो
तीसरा महत्वपूर्ण बात था कि उसमें प्रधानमंत्री के कार्य में कि ये जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन से स्टेक होल्डर्स को इंटीग्रेट किए, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, find a technical solution to it and integrate the stakeholders to that solution. And the fourth important part, उन्होंने कहा कि मैट्रिक्स बनाइए, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बनाइए। और उन्होंने जब भी टारगेट रखा कि जनधन अकाउंट का खोलने का, कि हम 7.5 करोड़, प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा की थी कि हम 7.5 करोड़ बैंक अकाउंट खोलेंगे, लेकिन हम 45 करोड़ बैंक अकाउंट खोल चुके। शौचालय 11 करोड़ शौचालय बना दिए। ये जो टेक यानी डेटा दिया कि इस डेटा को अचीव करेंगे, और उसको यानी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्रिएट की, और उस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की। और अब अभी रिसेंट योजना है हर घर जल की योजना। 2019 में हर घर जल की योजना को प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, और उस वक्त 2.5 करोड़ लोगों के घर में पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं, नल के द्वारा स्वच्छ पीने का पानी दिया जाता था। हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 21 में उसने जिम्मेदारी रखी है संविधान ने सरकारों की कि राइट टू लाइफ के अंदर पीने योग्य पानी हर घर में पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकारों की है। और फिर 2.5 करोड़ घरों में 19 करोड़ से ऊपर घर हैं पूरे देश में, 65 साल में 2.5 करोड़ घरों को नल के द्वारा जल दिया जाता था। आज 8 करोड़ लोगों के घर में, इतने 3 साल में 8 करोड़ लोगों के घर में जल दे दिया, और टारगेट रखा है कि हम 2024-25 तक 19 करोड़ लोगों के घर में नल के द्वारा जल पहुंचा देंगे। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया। अब उन्होंने इस पिछले वाले बजट में कहा था कि हम 115 एस्पिरेशनल, एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जी का कार्य का जो करने का तरीका, वो मैं कहता हूं पुश मॉडल। 2 तरीके के गवर्नेंस मॉडल होते हैं, एक होता है पुश मॉडल, एक होता है पुल मॉडल। पुश मॉडल क्या, पुल मॉडल क्या है? पहले की सरकारें क्या करती थी, योजनाएं पहले भी थी, कई बार कहते कि ये तो हमारी भी योजना थी, हमने भी ये डिक्लेयर किया, आपने क्या किया? तो वह था पुल मॉडल की सरकार ने कोई योजना घोषणा कर दी, अब सरकारी अफसर अपने कमरे में बैठे हुए हैं, कलेक्टर, डीएम सब बैठे हुए हैं। जो लाभकारी एलिजिबल व्यक्ति है, पहले तो उसे पता ही नहीं है कि मेरी कौन सी योजना के लिए मुझे लाभ मिलेगा, उसके पास डॉक्यूमेंटेशन का तरीका नहीं है, फिर अगर वो भी पता कर लिया उसने, तो वह सरकारी दफ्तर और ऑफिसर्स के चक्कर काटते हुए बैठा हुआ सरकारी ऑफिसर अपने क्षेत्र में बैठा हुआ है और वह काम कर रहा है। तो यह है पुल मॉडल की, मुझे योजना का लाभ चाहिए तो मैं दौड़ूं इधर उधर करके काम करूं। हमने काम किया पुश मॉडल पे। एस्पिरेशनल 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए, और सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कलेक्टर को जिम्मेदारी दे दी कि जो 7 सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन 7 योजनाओं को आपको आइडेंटिफाई करना, आपके क्षेत्र में कौन व्यक्ति इस योजना का लाभ के लिए एलिजिबल है, उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके उसको उस योजना से जोड़ने की जिम्मेदारी उस डीएम की, कलेक्टर की है। यह है पुश मॉडल, सरकार की तरफ से पुश होता है, जिसके कारण हम जो संख्या देखते हैं कि उज्ज्वला योजना में इतने करोड़ गैस कनेक्शन मिल गए, सब जगहों पे हम मुद्रा लोन, ये सारे जो हम जो पुश मॉडल के अंदर काम देखते हैं, तो 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करके कलेक्टर को जिम्मेदारी दे दी कि तुम्हारे क्षेत्र में ये 7 योजनाओं को जो भी एलिजिबल है उस व्यक्ति तक इस योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और उसके बाद इस बजट में प्रधानमंत्री जी ने उसको कहा कि हम उससे भी नीचे ले जा रहे हैं, 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स इन 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नीचे की ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट में तो हो ही गया, अब उसमें से बैकवर्ड ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करो। अभी मैं खुर्जा के एक क्षेत्र में पंचायत की सभा में मैं गया था, तो वहां पे जिस तरह से सरकार के अफसर कोशिश करके डेटा कलेक्ट कर रहे थे, डेटा कलेक्ट करने का काम कर रहे थे, उन योजनाओं से किसको लाभ मिलना चाहिए, करना चाहिए, तो एस्पिरेशनल ब्लॉक की मैं बैठक में मैं गया था पंचायत के, और मैं देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं,
तो वहां पे उस तरह से ब्लॉक लेवल पे 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स डेवलप किए और उसकी जिम्मेदारी दे दिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सरकारी योजनाओं को लाभ उन तक बिना किसी लाग लपेट के पहुंचना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा सोच बदल दिया अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत तरीके से आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत तरीके से आ रही है। ग्रामीण विकास का बहुत बड़ा फोकस इस बार बजट में है, क्योंकि हमारी 60% की जनसंख्या रूरल एरिया में रहती है। जब तक उसका विकास नहीं होगा, वो आर्थिक जो विकास है उसके साथ कनेक्ट नहीं होगी, तो वह तब तक हमारा देश की अर्थव्यवस्था में इंक्लूसिव ग्रोथ, जैसे सप्तऋषि के बारे में बात की, तो ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, समावेशी विकास है, अंत्योदय की हम पंडित दीनदयाल जी के इस विचार को लेकर चलते हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचना चाहिए, तो यह तब तक नहीं होगा जब तक ग्रामीण क्षेत्र में विकास नहीं होगा। इसके लिए इस बार बजट में कृषि क्षेत्र के लिए प्रावधान है। वो जो कैपेक्स का बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बहुत बात हो गई, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिसोर्स को बिना किसी नए टैक्स को लगाए, सब लोगों ने कहा था कि कितने लोगों ने मेरे सामने सजेशन दिया कि इतना जब आपको खर्चा बढ़ाना है, वैक्सीनेशन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, 220 करोड़ वैक्सीनेशन दे दिए, इतना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी का इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये करना पड़ेगा कि टैक्स, किसी नया टैक्स लगा दीजिए या कर में बढ़ा दीजिए। बिना किसी टैक्स को बढ़ाए, बिना किसी नए कर को लगाए सरकार ने रिसोर्सेज भी जनरेट किए, वो भी टेक्नोलॉजी का यूज किया है, क्योंकि जीएसटी पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इनिशिएटिव है, जिसके कारण जीएसटी कलेक्शन बढ़ा हुआ है। वर्चुअल असेसमेंट, पूरा ई असेसमेंट होता है, लोगों के घर में बैठे हुए उसके बैंक अकाउंट में उसका रिफंड जाके आ रहा है। उसको असेसमेंट के लिए किसी ऑफिसर के पास नहीं जाना, ऑनलाइन आपका वर्चुअल हियरिंग हो जाती है, आप अपील फाइल कर सकते हैं, असेसमेंट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिफंड, ये सब ऑनलाइन हो रहे हैं। इसका थोड़े दिनों में और थोड़ा टेक्निकल कुछ चीजों में ग्लचेस हैं, जीएसटी के में भी थोड़े से हैं, टेक्निकल ग्लचेस है, वर्चुअल असेसमेंट में भी कुछ होते हैं, आरओसी के भी अंदर होते हैं, उसमें सरकार टेक्निकल रूप से बहुत तेजी से मेहनत कर रही है और उनको ठीक कर रही है, और वो चीजों के कारण बहुत टैक्स को बिना बढ़ाए और वो फायदा उसमें होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जैसे सुनील जी भाई साहब से अभी बात हो रही थी, बता रहे थे कि आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसमें आरबीआई ने कहा था कि अगर सरकार सीधा पैसा लोगों के हाथ में देती है तो उसका 1 रुपए में से 95 पैसा ही इकोनॉमी में प्रोपेल करता है, ग्रोथ करता है। लेकिन आरबीआई ने एक रिपोर्ट दी थी कि अगर 1 रुपया सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, कैपेक्स में करती है, तो उसका 3 रुपए का 3 गुना इकोनॉमी में इंपैक्ट पड़ता है। तो वह सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और इसमें लैंड वगैरह में कितना फर्क करने वाली है। तो यह सारी चीजें, इसमें 10 लाख करोड़ का बजट किया है। जीएसटी के बारे में एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जब इनडायरेक्ट टैक्स हम लेके आए थे जीएसटी 2016 में, तो उसके पहले 2015 में अरविंद सुब्रमण्यम की कमेटी बनी थी जिसने रिकमेंड किया था, और उनने एक स्टडी की थी कि जीएसटी को अगर हमें लागू करना है, 2015 में हमारी सरकार थी, वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर उस वक्त थे, उन्होंने कहा था कि एवरेज जीएसटी टैक्स जो सरकार को करना चाहिए वो 15 और 15.5% करना चाहिए। उस समय, उससे पहले हमारा जो एवरेज इनडायरेक्ट टैक्स था वो 28 से लेके 30% के अंदर एवरेज इनडायरेक्ट टैक्स है। तो उन्होंने कहा था कि जीएसटी लागू कर देंगे तो टैक्स कंप्लायंस बढ़ जाएगा, ऑडिट ट्रेल स्टैब्लिश हो जाएगा, तो हमें 15 और 15.5% का इनडायरेक्ट टैक्स लगाना होगा। अभी 6 महीने पहले एक आरबीआई की स्टडी रिपोर्ट आई है, मैं इसलिए आरबीआई को उद्धृत कर रहा हूं कि कई बार लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल भाषण में आप डेटा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। आरबीआई ने कहा 11.6% का एवरेज जीएसटी हम लगा रहे हैं, यानी जो 28 से 30% का इनडायरेक्ट टैक्स था, जो जिस कमिटी ने रिकमेंड किया था उसने कहा था 15% का जीएसटी लगाना एवरेज चाहिए, वो अब घटा के सरकार ने गरीबों के और
जो कमोडिटी प्राइस है, फूड आइटम्स है, इन सब चीजों में असेंशियल आइटम्स है, इसमें कम करते हुए 11.6% का एवरेज जीएसटी लगाया। और केवल कम ही नहीं किया है, रेट ही कम नहीं किया है, कलेक्शन भी बढ़ गया है। जैसे बताया 1,68,000 करोड़ का कलेक्शन पिछले महीने में, एक महीने में आया है, जो एक बार कोविड में 60,000 करोड़ का एनुअल मंथली हो गया था। तो टैक्स भी, कॉर्पोरेट टैक्स हमने कम किया। इस बार जो फोकस है वह ग्रामीण क्षेत्र पे बहुत ज्यादा है। कोऑपरेटिव सेक्टर में आदरणीय अमित शाह जी मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन है, वो कहते हैं कि विकास अगर करना है तो कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत बड़ा प्रोपेल कर सकता है। जो आदरणीय सरदार पटेल जी ने भी इस कोऑपरेटिव सेक्टर के बड़े गुण और उसको इम्प्लीमेंट भी किया था। अमूल जैसे कई ऐसे संस्थान भी खड़े किए जिसने भारत की इकोनॉमी को और इंडस्ट्री को और ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को बहुत एम्पावर किया है। तो इस बजट में टारगेट रखा है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में 2 लाख नए कोऑपरेटिव क्रिएट किए जाएंगे। 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, ऐसे 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पूरे देश में चल भी रहे, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि फार्मर्स का क्लस्टर डेवलपमेंट होता है, जिसमें 40 लाख रुपए का सब्सिडी केंद्र सरकार की ओवर अ पीरियड दी जाती है। फार्म उसमें फूड प्रोसेसिंग और एग्रो इंडस्ट्रीज, वेयर हाउसिंग, जो अन्न को स्टोर करने के लिए, इन सारी स्कीम्स में किसानों को एम्पावर करने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर में भी टैक्स, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में पहले टैक्स हम कम कर चुके थे, लगभग 25% का, 22.5% का टैक्स है, और स्टार्टअप इकोसिस्टम में 15% का टैक्स है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर को इस बार एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी को प्रोपेल करने के लिए 15% का टैक्स कोऑपरेटिव सेक्टर में इस बजट में किया गया है। एमएसएमई के ऊपर बहुत सारे प्रावधान है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप चेक कर सकते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना, इंटरनेट, गूगल, चैट जीपीटी, ऐसे बहुत प्रावधान है। जैसे आप जाएंगे, एमएसएमई सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एम्प्लॉयमेंट को, ग्रोथ को बहुत प्रोपेल करता है। एमएसएमई सेक्टर में बहुत सारे क्रेडिट है, उसके जो पेमेंट है उसके लिए रेस्ट्रिक्शन 45 दिन में उसको पेमेंट करना है। विवाद से विश्वास की स्कीम्स लॉन्च की है। कंप्लायंस, 39,000 कंप्लायंसेस को खत्म कर दिया, हैरासमेंट होती थी। 3,000 ऐसे प्रावधान लॉज के थे जो कि किसी भी इंडस्ट्री को क्रिमिनलाइजेशन के प्रावधान थे। लोग कहते थे डीक्रिमिनलाइज कर दीजिए। सिविल जो प्रॉब्लम्स हैं, सिविल अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी से चूक हो जाती है, तो उसके लिए क्रिमिनल लायबिलिटी ना क्रिएट कीजिए। तो ऐसे 3,000 लॉज हैं जो कि क्रिमिनल लायबिलिटीज थी, उनको खत्म करके उसको सिविल लायबिलिटीज में किए। 39,000 कंप्लायंसेस को कम किया है। तो ऐसा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में रिलैक्सेशन दिया है कि अगर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर रहता और आप किसी कारण से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाते तो कॉन्फिस्केट हो जाता था अर्नेस्ट मनी, उसको सरकार ने कहा कि 95% हम रिफंड कर देंगे। लेबर में आर्टिसंस वगैरह को बहुत सारे प्रावधान के रूप में हथकरघा वगैरह के लिए प्रावधान के। एग्रीकल्चर में मिलेट अन्न योजना के लिए, श्री अन्न योजना से किसानों की आय को बढ़ाने की बात की है। और 2-3 बात और मैं आपके सामने कहूंगा कि क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि अगर हम लोग इस बजट की प्रावधानों को तो समझ लें, उसका हम आत्मसात करके उसका बेनिफिट अगर नहीं उठाते तो हम लोग उसका लाभ पूरी तरह नहीं ले सकते। तो एक समस्या भारत में थी ये फ्यूल इंपोर्ट की। हमारा 80% की जो इंपोर्ट है, 70 से 80% हमारी फॉसिल फ्यूल की जो रिक्वायरमेंट है वह हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमने राष्ट्रहित में इतने ग्लोबल प्रेशर को भी झेलते हुए भी यूक्रेन और रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया। 20% हम ऑयल इंपोर्ट वहां से कर रहे हैं, सस्ता ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने भारत के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए भारत के इंटरेस्ट के हिसाब से उस काम को किया। लेकिन इस बजट में ग्रीन ग्रोथ के ऊपर बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, क्यों भारत में सोलर, विंड पावर, हाइड्रो पावर और
ये सब में बहुत बड़ा स्कोप है। तो इस बजट में ग्रीन ग्रोथ के ऊपर बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट में भी आने वाले समय में ऐसे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस आएंगे कि एनवायरमेंटल रेस्ट्रिक्शंस को लेके आने वाले हैं कि कार्बन एमिशन क्या करते हैं आप, आपके मैन्युफैक्चरिंग में कितना एनवायरमेंटल अनफ्रेंडली आपका पूरा प्रोडक्शन मैकेनिज्म है। तो इसको स्ट्रेंथन करते हुए भारत की इंडस्ट्रीज को मजबूत करने के लिए एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ ESG कंप्लायंस के बारे में रिसर्च सेंटर स्टैंडर्ड्स इनिशिएट करना, एजुकेट करना। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ भी जुड़ा, वहां पे बैलेंस शीट में एक कमिटी बनाई कि बैलेंस शीट में कैसे आपको एनवायरमेंटल कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट करें ताकि हम ग्लोबल लेवल पे अपने प्रोडक्ट्स को मजबूत बने। तो ग्रीन एनर्जी के ग्रीन ग्रोथ के ऊपर सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। प्रोजेक्ट मिस्ट्री के अंदर जो वेटलैंड्स है या कोस्टल लेवल पे जो बायोडाइवर्सिटी को डेवलप करना है उसके ऊपर भी बड़े प्रावधान है। और सबसे बड़ी बात है कि फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन है इस बजट का। अगर भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनना है और आने वाले समय में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बेनिफिट तो यूरोप ने उठा लिया और कर लिया, ग्लोबल इकोनॉमी पे कंट्रोल कर लिया, अमेरिका ने कर लिया। आने वाला समय जो है वो नॉलेज इकोनॉमी पे बेस करके ग्रोथ प्रोपेल वहां पे करेगा। तो इस बजट में फ्यूचर ओरिएंटेशन है। इस बात पे मैं आप लोगों का ध्यान भी लाना चाहता हूं कि ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, युवा लोग यहाँ पे सब जुड़े हुए हैं, जिसमें आने वाले समय में कैरियर अगर हम लेंगे या जिस क्षेत्र में हम काम करेंगे जिसमें सरकार का बहुत योगदान है, जिसमें फोकस है और जिसके साथ ग्लोबल ग्रोथ को प्रोपेल करेंगे, कैटलाइज करेगा वो ग्लोबल ग्रोथ को और हम ग्लोबली अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं, ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई इस बजट में किया गया। और फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन करके एक चैप्टर रखा है, उसको समझते हुए हम अपने कैरियर को, अपने जो संस्थान है, इंडस्ट्रियल संस्थान है, बिजनेस संस्थान है, एजुकेशन है, अपने बच्चे हैं, उनको उस क्षेत्र में अगर हम डेवलप करेंगे तो जो नॉलेज इकोनॉमी की ग्रोथ आने वाली है आने वाले समय में, तो उसमें भारत बहुत मजबूती से ग्लोबल लीडरशिप स्टैब्लिश कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हमारी जो पूरी संस्कृति रही है वह एक तरीके से नॉलेज बेस्ड संस्कृति रही है। हम लोग इन परस्यूट ऑफ नॉलेज, एक शंकराचार्य जी से मैं एक बार मिला तो उन्होंने, मेरे पिताजी के साथ गया था, तो उन्होंने बोला कि माँ सरस्वती का तुमने चित्र देखा है ना? पिताजी से पूछा, हमने बोला हाँ। तो उन्होंने उनके हाथ में पुस्तक है, तो वो पुस्तक क्या सिग्निफाई करती है? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, शी इज गॉडेस ऑफ नॉलेज, बुक सिग्निफाइज नॉलेज, तो दैट बुक सिग्निफाइज नॉलेज। उन्होंने कहा नहीं नहीं, the book in the hand of Saraswati signifies that the goddess of learning is still learning. तो ये हमारी संस्कृति का कि वी आर आफ्टर परस्यूट ऑफ नॉलेज, जीवन का लक्ष्य गीता वगैरह की नॉलेज। तो हम लोग वी आर बेस्ट सूटेड जेनेटिकली, सिविलाइजेशनली। हमारी आईटी की ग्रोथ को देख लीजिए, हमारे ग्लोबल लीडर, अगर मैं देखता हूं कि आज की टेक्नोलॉजी कंपनीज को, मेजर टेक्नोलॉजी कंपनीज को, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये फेसबुक, ट्विटर, मतलब सारे दीज कंपनीज आर बीइंग लेड बाय इंडियंस, दे आर बीइंग लेड बाय द इंडियंस। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसके और 5G एक ग्लोबल कनेक्टिविटी में, रोड्स रेलवेज की तो बात करते हैं, कनेक्टिविटी इज ए मेजर प्रोपेलर फॉर ग्रोथ। तो 5G टेक्नोलॉजी में भारत का इनिशिएटिव सबसे पहला है और सरकार ने 100 5G लैब्स का इसमें प्रावधान किया है कि वी विल सेटअप फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, 100 लैब्स इसमें प्रावधान किए। आर्टिफिशियल, उन्होंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज को, अब चैट जीपीटी की मैं एक दिन बात कर रहा था, किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये जो गूगल है, ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो क्षेत्र है,
इसके ऊपर भी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क फॉर इंडिया। ये टारगेट लेके किए कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सॉल्यूशंस को निकालते हुए डेटा को, न्यू डेटा बिल हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि बजट केवल अकेले में नहीं देखना चाहिए। ई कॉमर्स, न्यू डेटा बिल, डेटा इज द न्यू गोल्ड, ये सब जो बातें हैं और ये सब प्रावधान आ रहे हैं, ये इस ग्रोथ को, अपनी डेटा को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस क्षेत्र में बढ़ाने की बात करिए। मैं बैंक के बोर्ड पे भी था, उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे कॉमर्स के कई स्टूडेंट है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतने, चाहे जिसमें एक ये जो क्रिप्टो करेंसी भी आते, क्रिप्टो करेंसी इज ओनली ए यूजर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हम क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन डिजिटल करेंसी को प्रमोट कर रही है सरकार, और उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इतना महत्वपूर्ण है। डेटा सिक्योरिटी, उसका डेटा सिंप्लीफिकेशन और उसकी प्रोसेसिंग, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए पूरा एक 6 मिनिस्ट्री का एक कॉन्ग्लोमरेट बना के सरकार ने मैटी को उसका लीडरशिप दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ ये जो इंटरनेट और ये जो मिनिस्ट्री मैटी है, इसको इनिशिएटिव दिया कि 6 मिनिस्ट्री मिला के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कैसे हम फाइनेंशियल मार्केट्स में इस सब चीजों में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जैसे डिजिटल करेंसी है, यूपीआई को आपने देखा होगा, अभी सिंगापुर के साथ प्रधानमंत्री जी ने उसको इंटीग्रेट किया है यूपीआई को, कितना बड़ा रिवोल्यूशन है। कोविन का अपने आप में, कोविन जो ऐप है ग्लोबली कहीं भी इतना बढ़िया नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली उसको वैक्सीनेशन का इतना सिस्टमैटिक कहीं भी नहीं था, कहीं तो 230 करोड़ का इतना सिस्टमैटिक कहीं भी नहीं था, कहीं तो 230 करोड़ वैक्सीनेशन लगा ही नहीं सकते थे इतनी छोटी समस्या में। पूरे ग्लोबली कितनी बड़ी पॉपुलेशन से ज्यादा को हम एक एक दिन में, कंट्री में, पूरी कंट्री से ज्यादा की वैक्सीनेशन में एक एक दिन में करते थे, वो कोविन के कारण करते थे। ऐसे एप्स डेवलप किए, यूपीआई पेमेंट्स है, ऐसे सब चीजों को लेते हुए ग्लोबल लेवल पे आज कोविन को भी लोग कर रहे हैं, डिजी लॉकर है, ये सारे इनिशिएटिव को हम समझ के आगे चलना चाहिए। और इसके लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी किया इन सारे टेक्नोलॉजी के लिए। डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। फिर सेंटर ऑफ, ये जो एनईसी ली है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस बजट में भी बहुत सारे प्रावधान किए। 100 यूनिवर्सिटीज को पिछले बजट में प्रावधान किए थे कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट को इंडस्ट्री के साथ जोड़े। अभी तक हम रिसर्च करके पढ़े, पेटेंट हमारे यहाँ बहुत कम होते थे, पेटेंट लॉज को रिफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन इस बजट में, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन में सबसे बड़ा बात है कि भारत में एनर्जी में ग्रीन हाइड्रोजन में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर का इतना बड़ा इनिशिएटिव आ रहा है कि उसमें कार्बन एमिशन जीरो है। पानी को आप वो इलेक्ट्रोलाइसिस करके सेपरेट करेंगे तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा, और हाइड्रोजन से आप एनर्जी यानी एनर्जी की तरह यूज करेंगे, और उस एनर्जी से आप कार चला सकते हैं, फर्नेस चला सकते हैं। तो उसके ऊपर बहुत सारा बजट में प्रावधान सरकार ने इस बार भी किया है। 90,000 करोड़ का ट्रांसमिशन के लिए, एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए प्रावधान किए। तो यह फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन को साथ में लेके रहते हैं। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूं वह ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि हम लोग ऐसे सेक्टर्स को प्रोपेल करें जिसमें भारत की ग्रोथ बहुत मजबूती से, भारत ग्लोबल लीडरशिप में आ सकता है, तो टूरिज्म का बहुत बड़ा फैक्टर है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है, रोड कनेक्टिविटी, होटल्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग भी होती है। तो इस बजट में 50 ऐसे डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई किए हैं। उन डेस्टिनेशन में जो पोटेंशियल है भारत में, वो कहते हैं कई बार, आज भी मन की बात में सवेरे कहा कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को ढूंढा गया, कई नए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि वो कितने साल पहले वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वो लुप्त सा प्राय हो गया था, यूज नहीं करते थे, उसको एक व्यक्ति ने डेवलप करके उसके प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की। कलकत्ता में जो कल्चरल
जो है त्रिवेणी, 700 साल बाद उस त्रिवेणी का एक ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्ग्लोमरेट, रिलीजियस कॉन्ग्लोमरेट को शुरू किया, उसके बारे में आज बताया। तो भारत की जो पोटेंशियल है, आर्ट, कल्चर, फेस्टिवल, फूड, हैंडीक्राफ्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, ये जो भारत की जो कल्चरल इकोनॉमी का जो सिविलाइजेशनल पोटेंशियल है, इसको ट्रूली अनलीश करने का यह बजट है, जिसको मैंने ये जो आज जो आयोजक कर्ताओं ने रखा है, कल्चरल इकोनॉमी ग्रोथ प्रोपेलर फॉर इंडिया। तो मैंने ये सब बातें बताई। एक ये जो फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन में ये बात है कि कल्चरल इकोनॉमी को भारत के जो पोटेंशियल है ट्रूली, जिसको हम लोग कई बार विश्व में लोग कहते हैं इट इज ए कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, नहीं, हमारा यहाँ आर्ट, कल्चर, फेस्टिवल, ट्रेडिशन, फूड कितना डाइवर्स है। आप नॉर्थ ईस्ट में तो केवल मेघालय में ही हम देखा तो 16 ट्राइब्स हैं। वो आसाम में मैं गया था, वो जो माजुली में 17 हैं, वो जो अलग अलग इतने बढ़िया बढ़िया म्यूजिक और उसमें ट्रेडिशनल फोक आर्ट्स को वो प्रिजर्व कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का ये विजन है कि ये 50 ऐसे डेस्टिनेशन में आइडेंटिफाई करके, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उनको आइडेंटिफाई करके उस पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्र सरकार क्रिएट करेगी। और यह केवल एक प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में है। और यहाँ पे रोड, रेलवेज, वहाँ पे जो क्लस्टर डेवलपमेंट के रूप में हैंडीक्राफ्ट क्या देखना करना है, डेवलप करना है, वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट उसका अच्छा हो सकता है, इस तरह का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो टूरिज्म के रूप में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और विश्व के पटल पे रखने की बात प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में की है। और विजन देखिए कितना बड़ा है कि अभी सुनील जी और बात हो रही थी कि G20 एक बड़ा फोकस एरिया इस साल का है। हम लोग, प्रधानमंत्री जी इस बार प्रेसिडेंटशिप हमारे पास G20 की आई है। G20 अपने आप में 85% जो ग्लोबल ट्रेड है उसको कंट्रोल करता है। ये G20 कंट्रीज 75% GDP है ग्लोबल, वह इन G20 कंट्रीज के पास है। 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इन G20 कंट्रीज के पास है। और हमारे पास यह इसकी लीडरशिप, प्रेसिडेंटशिप अभी इस साल हमारे पास आई है। तो इस साल के इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल लूज नहीं करना है। और जो हमारी जो कल्चरल इकोनॉमी का जो कंटेंट है उसको ग्लोबल लोगों पे उसको प्रेजेंट करना है। इसमें 20 तो कंट्रीज के लोग आ रहे हैं, 20 ही लगभग ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस और ये सब जो वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, और 9 स्पेशल इन्वाइटी है। ऐसे 49 प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज इसमें भाग लेंगे। और इनके 1 लाख से ऊपर इन्फ्लुएंसर्स, कहते हैं जब भी हम पॉलिटिकल लोगों में यहाँ पे कई काम करते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं, इस एरिया का कौन इन्फ्लुएंसर है उसको पकड़ो, उसको तुमने कन्विंस कर दिया तो बाकी लोग तो अपने आप कन्विंस हो जाएंगे। तो यह जो 1 लाख इन्फ्लुएंसर्स इन 49 ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज से हमारे देश में आएंगे, इनको 56 सिटीज में, 56 सेंटर्स में, हर प्रदेश में एक सिटीज को आइडेंटिफाई करके वहां ले जाएंगे, उनको एक्सपोज करेंगे उन आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, हमारी पूरी पोटेंशियल को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को उनको दिखाएंगे और कैसे आने वाले समय में भारत का विजन है ग्रोथ का, इकोनॉमिक फोकस का। तो और साथ में ये 50 सेंटर के डेवलपमेंट के लिए बजट में डेस्टिनेशन के डेवलपमेंट को प्रावधान किया। तो ये 56 सेंटर्स 50 लगभग उसमें आइडेंटिफाई होंगे। और उसके साथ 1 लाख लोग जब आएंगे तो उनके सामने जब भारत की जो सिविलाइजेशनल, सांस्कृतिक ग्रोथ और सब चीजें उनके सामने जाएंगी तो उसकी पॉपुलैरिटी किस तरह से बढ़ेगी। वो खिलौनों की बात आज मन की बात में उन्होंने कही, किस तरह से खिलौने आज भारत के वोकल फॉर लोकल की बात भी सुनील जी ने की कि वो जो खिलौने बनने की इंडस्ट्री है आज पूरे विश्व में, वो खिलौने पूछते नहीं तो 60-70% हम खिलौने हम चाइना से आयात करते थे। आज हमारे खिलौने, वो गणेश जी की मूर्तियां वगैरह भी हम लोग चाइना की तरफ से ले आते थे। तो वह तरीके से काम कर रहे हैं। और उसका ही कल्चरल फेस्टिवल्स का भी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है और उसका ही प्रावधान, उसी का फल है कि चाहे कुंभ जैसे आयोजन है, पिछली बार कुंभ में इतना उत्तर प्रदेश में कुंभ का इतना बड़ा विशाल आयोजन किया था। इस बार
कुंभ में जो अब 25 में आने वाला है, उसके लिए उत्तर प्रदेश ने योगी जी ने ये विजन किया है प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में कि 25 करोड़ लोग आएंगे। और कितना ग्रोथ को, कल्चरल इकोनॉमी को, हम लोगों ने पिछले कुंभ में भी यह कार्यक्रम किया था, कुंभ में कल्चरल इकोनॉमी ग्रोथ प्रॉपुलर फॉर इंडिया, कि किस तरह से ये जो कल्चरल कॉन्क्लेव है इसमें किस तरह से इकोनॉमी को प्रोपेल करता है, मेले, ये सब फेस्टिवल, तो वह सारी चीजें होंगी। हम देखते हैं कि ये काशी कॉरिडोर को डेवलप किया, अभी बताया आपने कि वहां पे होटल नहीं मिल रहे, नहीं तो वहां पे क्या था, अब किस तरह का डेवलपमेंट हुआ। उज्जैन में गया था, महाकाल में, वहां जिस तरह कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, तो यह सारे चीजें हैं, इन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ग्रोथ, इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत मजबूती से आगे बढ़ने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है कि विश्व स्तर पे भारत को आर्थिक रूप से महाशक्ति के रूप में लोग देखते हैं, इसी कारण उनका इंटरेस्ट भी हो रहा है। ऐसे नहीं उन्होंने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप की बात कर रहे हैं, या क्वाड में, जहां की हमारा कोई मतलब नहीं है। क्वाड जो है वो ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का इनिशिएटिव था, लेकिन उसमें भारत को भी स्पेशल इन्वाइट किया है। जो G20 की तो दिया ही है, यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आज ग्लोबल लेवल पे भारत की बात को सुनते, प्रधानमंत्री की बात सुनते, क्योंकि वो मानते हैं कि भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो जाएगा। तो इन सारे चीजों में जो सरकार के जो इनिशिएटिव, उनके साथ हम इंटीग्रेट करते हुए इन चीजों को आम जनता तक ले जाएंगे, जनता तक उन योजनाओं से उनको हम जोड़ेंगे। हम सब सामाजिक, पॉलिटिकल और बिजनेस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। एक बात मैं कई बार कहता हूं कि उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस उसकी अपने क्षेत्र में तब बनती है जब वो अपने क्षेत्र में सामाजिक रूप से या पॉलिटिकल रूप से या राजनीतिक रूप से उन लोगों को उन योजनाओं से जोड़ता है। लोगों को योजनाएं पता नहीं होती, सरकार के इनिशिएटिव पता नहीं होते, वेस्टेड इंटरेस्ट, जॉर्ज सोरोस को ले लो या बीबीसी को ले लो, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हमारे साथ अलाइन ही नहीं करते। लेफ्ट लिबरल मुस्लिम नेक्सस पूरी तरह से लगा हुआ है, पैसे करोड़ों अरबों रुपए थिंक टैंक के साथ। 4000 ऐसे एनजीओस का FCRA लाइसेंस कैंसिल किया है जो लोग विदेशी पैसों से लेके भारत के खिलाफ काम करते थे। तो यह लोग थिंक टैंक ये सब करके, इवन मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा कि हमारे डेवलपमेंट को ग्रीन पीस किस तरह से हिंडर करता है। तो यह चीजें को करते हुए हमें समझना चाहिए कि भारत सेंट्रिक डेवलपमेंट थॉट प्रोसेस ये कर रहे हैं, और इसी का एक परिणाम अभी है कि 10 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश में रहता हूं, 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIP किया था, GIS, उसमें लक्ष्य रखा था 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का। 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां पे तो प्रधानमंत्री जी ऐसे कहते हैं कि लोग, देश चल पड़ा है, कुछ लोग नेगेटिव हैं, वो रहेंगे, उनको छोड़ के हम लोग इन चीजों को जनता तक पहुंचाएंगे। और मैं धन्यवाद भी देता हूं कि आदरणीय सुनील जी को और माई होम टीम को कि जो इस तरह के इनिशिएटिव लेते रहते हैं जनता को जोड़ने के लिए, और मुझे मौका भी दिया बोलने का। आप लोग इस बात को अवश्य लेके जाएंगे। एक चीज मैं और अंत में कह के अपनी बात को समाप्त रखूंगा। कई बार मैं बोलता हूं कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम उस तरफ काम भी करते हैं, बहुत कमिटेड लोग हैं हम लोग, और वो करना चाहते हैं, नेतृत्व भी और सारे लोग, कि हम विश्व गुरु चाहते हैं। लेकिन वह उस स्थान को पहुंचने के लिए मैं बच्चों के कॉलेजेस में कभी गया तो मैंने कहा कि भाई तुम चाहते हो ना? बोले हाँ चाहते। तो क्या हम अमेरिका को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें विश्व गुरु बना दे? तो बना देगा वो? नहीं बनाएगा। हम घर में बैठे हुए माला जपना शुरू कर दें कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। हम सबको सामूहिक प्रयास, सामूहिक संकल्प और कलेक्टिव विल के द्वारा ये करना है, और प्रधानमंत्री के विजन को जन जन तक पहुंचाना है, तो हम इस लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी छोड़